जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और इस इंपॉर्टेंट क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर जो है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। पहले हम नए करंट अफेयर पढ़ते हैं और पिछले जो आपका दिन का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज भी करते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। लेखक कहता है, जिन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है वो मुश्किलों की को जो है भी सीढ़ी बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे प्रिय साथियों। अगर आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो मुश्किलात जिंदगी में आते रहेंगे, और मुश्किलात जब सामने आएंगे तो आप उसको इजी वे पे जो है, टास्किंग वे पे जो है, आप उसको किनारे करके या उससे जूझ के या उसको जो है मतलब कहा जा सकता है कि उसका सामना करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए हिम्मतदार व्यक्ति को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। रूस द्वारा निर्मित किया गया है भारतीय नौसेना का शिपयार्ड, है ना, सॉरी, रूस के द्वारा निर्मित किया गया है भारतीय नौसेना का शिपयार्ड, जिसका नाम क्या है, यही होगा। तो INS तुशील, है ना। तो शशि टंडन ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। यामिनी ने भी सही आंसर दिया, रोशनी ने सही आंसर दिया, और सूर्य ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड प्यारे बच्चों। और क्या, और एक कमेंट आया था क्या, नहीं आया था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये शब्द पकड़ के चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊर्जा संरक्षण मेरे प्रिय साथियों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि वर्तमान में आप सभी देख रहे हैं कि डेवलपिंग का जमाना है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आसपास डेवलप हो रही हैं उतना ऊर्जा का खपत होता है। ऊर्जा से तात्पर्य सभी वो ऊर्जाएं जो कि हम उपयोग करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका विद्युत ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा हो गया, है ना। तो ये सभी जितनी भी है हमारा जो मतलब कहा जा सकता है पवन ऊर्जा हो गया, या हम जो उपयोग करते हैं विद्युत जिससे उत्पन्न करते हैं एनीकट से, मान के चलो बांध से, तो वो सभी चीज़ों का संरक्षण करना जरूरी है। उसका फिजूल खर्च जो है वो बेकार है। सरकार यही टारगेट करती है कि यह दिन व्यक्तियों को, उद्योगों को, सरकारों को ऊर्जा की चुनौतियों को समाधान करने के लिए एकजुट होने को याद दिलाता है। तो याद रखिएगा कि आज का दिवस जो है ऊर्जा संरक्षण करना है हमें, किसी भी प्रकार से ऊर्जा का मतलब कहा जा सकता है दुरुपयोग ना हो, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, टेस्ट, वनडे और T20 में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है? तो युवा गेंदबाज हैं पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, जो कि 24 साल और महज कुछ दिनों में इन्होंने 74 मैचों में 100 विकेट ले लिए हैं। तो ये अब सबसे युवा गेंदबाज हो गए। इससे पहले 71 मैचों में 100 विकेट का मतलब हारिस रऊफ का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ के युवा वर्ग में जो है 24 साल 248 दिन के ये शाहीन शाह अफरीदी, ये शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, तो इनका रिकॉर्ड बन गया है। टेस्ट करियर उनका सामने दिखाई दे रहा है। 116 विकेट लिए हैं 31 मैचों में, 112 विकेट 56 मैचों में, 100 विकेट लिए हैं 74 मैचों में, और बाकी अन्य गेंदबाज हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ से प्रश्न पूछना नहीं है, लेकिन पर भी इसे देख लो। टीम साउथी है न्यूजीलैंड के, साकिब उल हसन है बांग्लादेश के, लसिथ मलिंगा है श्रीलंका के। अलग अलग खिलाड़ी हैं जिनका अलग अलग परफॉर्मेंस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं इन्होंने। ये टीम सऊदी है, साकिब उल हसन है, और लतीफ़ मलिंगा को कौन नहीं जानता उनके हेयर स्टाइल से, ठीक है। अरे भाई पहले तो मलिंगा जैसे हेयर स्टाइल रखते थे सब, है ना। चलो, लेकिन अब रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मैं तो बहुत दिन से नहीं देखा हूँ। आप लोग के आसपास कोई रखा हो तो बताना, ठीक है। चलो, हाल ही में 2 दिवसीय पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 भारत के किस शहर में आयोजित कराया गया है? पहला समुद्री विरासत सम्मेलन भारत में समुद्री विरासतों और समुद्री उत्थान मतलब कोस्टल रीजन में बेहतर तरीके से व्यापार और सारी गतिविधियों को बेहतर बढ़ावा देने के लिए ये नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था। 2 दिवसीय समुद्री विरासत सम्मेलन
जिसमें कि हमारे कहा जा सकता है कि जो समुद्री मंत्रालय या जहाजरानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी हैं कैबिनेट मंत्री, उन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया और देश में सभी जितने भी हमारी समुद्री विरासत है, हमारे बंदरगाह हैं, उन सभी चीज़ों का संरक्षण, संवर्धन और उनका प्रॉपर प्लानिंग करने का इसमें प्लान किया गया है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चले आगे। बस ये आप याद रख सकते हो, पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय जो है 17 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रभारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मंत्री है और शांतनु ठाकुर राज्य मंत्री है। क्लियर। चलो, इसका सम्मेलन हुआ था। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का उद्देश्य देश की समृद्धि समुद्री विरासत को उजागर करना। ठीक है, भारत में वैश्विक केंद्र अग्रणी समुद्री राष्ट्र को बनाने के लिए भविष्य का खाका तैयार करना, समुद्री क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बताया में आर्थिक सहयोग करना, शिक्षा प्रणाली समृद्ध समुद्री विरासत की एकीकरण करना, मतलब कि वहां की प्रॉपर सारी चीजों को शिक्षा प्रदान करना, सारी चीजों की शिक्षा प्रदान करना, भारतीय समुद्री विरासत को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना, इसके संरक्षण के लिए काम करना। तो ये मुख्य उद्देश्य था इस मीटिंग का। क्लियर। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है? एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी विकास पूर्वानुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? देखो, पहले जो एडीबी अनुमान लगा रहा था जीडीपी का, वो 6.7% था, 7% के आसपास था, है ना, 7% के आसपास, 7% इन्होंने घोषणा की थी कि 2025 में जीडीपी ऐसा रहेगा, लेकिन अब 6.5 कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम बात करें जो बैंकिंग पॉलिसीज है ना, भारत में जो बैंकिंग पॉलिसीज आए हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2025 को जो है अब कहा जा सकता है कि थोड़ा सा कमज़ोर माना जा रहा है। ठीक है, खैर देखते हैं व्यापार क्या होता है। जैसे मौद्रिक नीतियों का प्रभाव, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मौद्रिक नीतियों ने निजी निवेश और आवास की मांग को प्रभावित किया है ना। अब व्यक्ति, अगर हम बात करें तो आवास की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट का जो एरिया है उसमें बेसिकली देखा जा सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो ज़्यादा एफर्ट लगाता है, क्योंकि उसका ही सपना रहता है कि घर बनाने का। उच्च वर्गीय जो है उसका बना हुआ है और निम्न वर्गीय व्यक्ति जो है वो तो जीवन यापन करने के लिए जी रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवार तब रिस्क लेगा जब उसको सिक्योर मिलेगी सारी चीज़ें, है ना। तो उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ है, रियल एस्टेट में भी रेरा है, टीएनसी है, इन सभी चीज़ों ने काफ़ी शिकंजा कस के रखा है और मतलब कहा जा सकता है कि नियमावली काफ़ी जटिल हो गई हैं। इसीलिए जो है बहुत सारे क्राइटेरिया हैं साथियों। ठीक है, मैं उतना आगे नहीं जाता, लेकिन आप इतना ही जाने। एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी अनुमान 7% से घटाकर 6.5 कर दिया और फाइनेंशियल ईयर 2026 का 7.2% से घटाकर 7.7% कर दिया है। ठीक है, जीडीपी रेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अपनी विकास दर 6.6% तक घटाई है। ठीक है, इसने भी अच्छा अनुमान लगाया था, 6.8 के आसपास अनुमान लगाया था, लेकिन अब 6.6 कर लिया है। ठीक है, चलो, एशियाई विकास बैंक मैं हमेशा बताता हूँ कि 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई है। फिलीपींस मनीला में मुख्यालय है। 68 देश इसमें सदस्य देश है। सहयोग के क्षेत्र इसके स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका स्वच्छता, आवास, जल संरक्षण, वित्तीय समावेश, सभी चीज़ों में मतलब ये हमारा मतलब सभी का सपोर्ट करता है जो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, चलो, बहुत सारे जो है वित्तीय सहायता भारत को एडीबी ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंडिया इन फ्यूचर टेंस 47 न्यू वर्ड्स फॉर 2047 नामक एक नए शब्दकोश में शामिल किया है? तो मैं आपको बता दूं, ब्लू कार्बन, कल्चरल नोमिक्स, डिजिटल नोमैड, 15 मिनट, सिटी और फ्लॉक्स, ये सभी होगा इसका आंसर। अब ये है क्या, इस पे ध्यान देते हैं मेरे प्रिय साथियों। ये एक ऐसी डिक्शनरी है जो कि डिजिटली वे पे बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2047 तक युवाओं को, जो अभी संघर्ष मतलब कहा जा सकता है अभी युवाओं का स्थिति संघर्षमय है, लेकिन जो आने वाले युवा हैं उनके लिए सारी चीज़ों को सरल एवं सुगम बनाना और उस चीज़ को प्रदर्शित करना, तो पहले से फ्यूचर प्लानिंग के रूप में मान सकते हैं यह शब्द को। नेक्स्ट जनरेशन इंडिया फॉलोज की पहल का हिस्सा है। इसमें विवरण कहा गया है कि इसका उद्देश्य युवाओं को 2047 तक स्थायी और समृद्ध भारत को आकार देने का टारगेट रखा है। जैसे मोदी जी का भी टारगेट है कि 2047 में जो है विकसित भारत का उन्होंने आह्वान किया है। तो यही है, अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे आप देख सकते हो आपका
ब्लू कार्बन क्या है, तो जो वायुमंडल को अवशोषित होता है, मतलब समुद्र के जो गंदगी को अवशोषित करता है उसे ब्लू कार्बन कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका कल्चरनॉमिक्स क्या है, तो संस्कृति और अर्थशास्त्र का एक मिश्रण है जो मनोरंजन, भोजन, खेल, अन्य मनोरंजन माध्यमों को संस्कृति प्रदान करता है। ठीक है। डिजिटल नोमैड यानी क्या, डिजिटल खानाबदोश है कि खानाबदोश जीवन शैली को अपनाते हुए अब काम करने के लिए डिजिटल तकनीकोों का उपयोग करेगा आगे में आने के लिए व्यक्ति, है ना। डिजिटल माध्यम से सारी चीज़ होगी। 15 मिनट सिटी ऑफ अर्थ शहर में क्या मतलब है कि मतलब 15 मिनट के दायरे में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, जिस प्रकार से भविष्य में आजकल ये सारी चीज़ें संभव है ना। तो इस पे जो है पहल की जा रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो चले, किस मंत्रालय ने समन्वित और व्यापक तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों को निपटाने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र मतलब 14C की स्थापना की है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ही पहल करेगा। तो गृह मंत्रालय इसको मतलब क्या करेगा, टारगेट करेगा। ये 14C बोल दिया हूँ, अच्छा चाहूँगा, ये I4C है ना, I4C है। अब ये C4 क्या, ये जो I4C क्या है, तो देख सकते हो आप क्या क्या है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन एंड सेंटर। तो ये मोबाइल पोर्टल है प्रॉपर, इसमें जो है सारी व्यापकता की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इसमें जो है सारे कहा जा सकता है कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है उससे संबंधित आप इसमें ध्यान दे सकते हैं अपनी आईडी वगैरह जनरेट करके। तो प्रॉपर ये बन चुका है साइबर अपराध समन्वय के लिए, है ना। क्या है इसके समन्वय केंद्र, यह गृह मंत्रालय का एक पहल है साइबर अपराध से निपटने के लिए। साइबर अपराध से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, तो गृह मंत्रालय का और साइबर अपराध समन्वय केंद्र का। और सारी चीज़ें वही दिखाएगी कि सरकार जनता को अवेयर करना, है ना, स्वयंसेवक कार्यक्रम की परिकल्पना करना, जैसे अभी वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, चलो अब फटाफट रिवीजन करने का होगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा भारत का सबसे युवा जो है क्या बन गया है, तो शतरंज चैंपियन, विश्व शतरंज चैंपियंस के इतिहास में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनने के वाले दूसरे भारतीय और 18वें खिलाड़ी कौन है, तो कौन है, तो इनका नाम है, क्या नाम है, कहाँ गया, डी गुकेश। ठीक है, बी आंसर होगा, डी गुकेश। इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है। पहली बात तो 2007 में सबसे पहले विश्व चैंपियन बने थे विश्वनाथ आनंद। अब ये दूसरे जो है कहा जा सकता है कि विश्व चैंपियन है, और सबसे कम उम्र के हैं, महज 18 वर्ष के हैं। इनके आंख से आंसू आने लग गया था जब इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया, और जो जिनका नाम क्या है, तो चीनी ग्रैंड मास्टर डिंग लीरेन को हराया इन्होंने बहुत ही अच्छे से सुसज्जित रूप से। डी गुकेश ने जो है, डोमा राजू ने जो है इसको क्या बोलते हैं, जीता है, और बहुत ही अच्छा खेला इन्होंने। आप इनका मैच देख सकते हैं, यूट्यूब में रखाया हुआ है। प्रॉपर इन्होंने मतलब कहा जा सकता है प्रोफेशनली हर चीज़ों को करा, और रोने लग गए जब ये जीत गए थे। तो ठीक है, चलो, और बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। बाकी आपके लिए प्रश्न के लिए यही जरूरी है कि सबसे युवा जो है डी गुकेश, है ना, गुकेश डोमा राजू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, विश्व शतरंज महासंघ इसको आयोजित कराता है, फीडे कहते हैं। 1924 में पेरिस में इसका गठन हुआ है। स्विट्जरलैंड में अभी मुख्यालय है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये है, जो कि नहीं पूछता है ये सब, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2025 खेलो इंडिया शीतकालीन की संयुक्त मेजबानी कर रहा था, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राहुल नार्वेकर 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। हरियाणा संबल का सबसे बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी बनी है, महिला टेनिस खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है WTA के द्वारा। ठीक है, 17 से 19 जनवरी 2025 को चौथा ईगल नेस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए। मेरियम वेस्टर डिक्शनरी द्वारा 2024 शब्द किसने चुना है, तो ध्रुवीकरण को चुना है। मिशेल बाचलेट जी को इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया गया है। आपके सामने है आर्टिकल, आपको बताना है। हमारा सत्र कंप्लीट होता है यहाँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।